हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। अब तक की क्लास में हमने सेक्शन 7-8 कंप्लीट कर लिया था, जो कि बात करते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में। आज की क्लास में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमारा क्या बात करता है? डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो सामने वाली पार्टी के पास भी कुछ डिफेंसेस होते हैं कि उसने ब्रीच क्यों किया है। तो अगर उसे किसी और एक्ट में उन ब्रीचेस को, उसने ब्रीच क्यों किया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए उसे डिफेंसेस दिए गए हैं, तो वो उन डिफेंसेस को अपनी डिफेंस में बोल सकता है। तो क्या कहता है सेक्शन 9 हमारी बात करता है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड देयर इन, मतलब अगर इस एक्ट में कुछ अलग प्रोवाइड किया गया हो उसके अलावा, वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर में चैप्टर 2 में अगर कोई रिलीफ क्लेम्ड किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, द पर्सन अगेंस्ट हुम द रिलीफ इज क्लेम्ड मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 9 हमारी क्या बात कर रहा है कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को एक लैंड सेल करेगा, ठीक है। अब बी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, तो ए कोर्ट में जाता है और वो बोलता है कि बी से इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, मतलब वो लैंड मुझे दिलवाइए। लेकिन अब बी आके क्या कह सकता है कि देखिए ये लैंड मैं इसको नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि जो ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फ्रॉड के बेस पर किया था, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, फ्रॉड के बेस पर इसने मेरी कंसेंट ले ली थी, तो मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी। तो इस तरीके से बी इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाकर। तो सेक्शन 9 यही बात कर रहा है कि अगर डिफेंडेंट के पास कोई डिफेंस है किसी और एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो उस डिफेंस को प्लीड कर सकता है। सेक्शन 10 हमारी क्या बात करता है? सेक्शन 10 हमारी बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब किया जा सकता है? अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। क्या कह रहा है सेक्शन 10? ये बात कर रहा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है। पहले देखिए, ये अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू। पहले रूल क्या हुआ करता था? पहले रूल ये हुआ करता था कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जनरली नहीं देते थे, वो कंपनसेशन दिया करते थे, ठीक है। लेकिन 2018 के बाद यहाँ पर वर्ड कर दिया गया है शैल, मतलब अब कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, मतलब कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में, मतलब कुछ एक्सेप्शन है, जो कि 11 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 बात करता है, इनके अलावा कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना नहीं कर सकता है। सिर्फ इन्हीं सिचुएशन में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना कर सकता है। तो पहले जनरल रूल हुआ करता था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ एक्सेप्शनल केस में दिया जाता था, मोस्टली डैमेजेस ही कोर्ट देती थी। लेकिन अब रूल ये हो गया है कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जनरली देगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो कि ये दिए हुए हैं, इन्हीं में ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता। अब हम इन एक्सेप्टेंस को देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या बात करते हैं कि किसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को नहीं दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा है 11 का सबसेक्शन 2। उससे पहले हम 11 को पूरा देख लेते हैं। केस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सिएबल। ये क्या कह रहा है कि ट्रस्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एनफोर्सिबल होंगे, मतलब उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अगर इस एक्ट में कुछ और बात बोली गई है उसके अलावा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ वर्ड है शैल बी एनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। ये क्या कह रहा है सबसेक्शन 1 हमारी बात करता है कि ट्रस्ट के जितने भी मैटर होंगे वहाँ पर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। मतलब एक ट्रस्टी को बोला जा सकता है कि वो उस ट्रस्ट का, मतलब जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ट्रस्ट से रिलेटेड, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए। ये जनरल रूल है। लेकिन एक्सेप्शन दिया गया है कि कब एक ट्रस्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 हमारी बात कर रहा है कि अगर एक ट्रस्टी अपनी पावर से एक्सीड कर जाता है, मतलब जो उसको पावर नहीं थी वो भी उसने एक्सरसाइज कर ली या फिर ट्रस्ट का ब्रीच कर दिया, तब उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए हमारा ट्रस्टी है, ठीक है। ए को ये पावर नहीं थी कि वो जो ट्रस्ट की लैंड है वो उसको सेल करे, लेकिन ए ने बी के साथ उस लैंड को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ए के पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो बी को ट्रस्ट की प्रॉपर्टी सेल कर सके, लेकिन उसने अपनी पावर को एक्सीड करके बी को प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करी। तो अब अगर जिस व्यक्ति ने ए को ट्रस्टी बनाया था वो आके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराता है, तो बी अब कोर्ट में आके ये नहीं कह सकता कि नहीं आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब जनरल रूल हो गया है। तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ट्रस्टी ने अपनी पावर एक्सीड करके बी को प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करी, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि ए अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर गया। तो ये बात करता है हमारा सबसेक्शन 2 सेक्शन 11 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेप्शन की, सेक्शन 14 में जो दिया हुआ है। अब देखिए सेक्शन 14 की बात करता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्ड, नेमली कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, जो कि एक्सेप्शन है। वी आर अ पार्टी
टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है? ये बात ये कर रहा है कि अगर पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है कॉन्ट्रैक्ट का, तब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। तो अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है? देखिए, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस होता है कि उस पार्टी ने जिसके साथ ब्रीच हुआ था, उस पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और थर्ड पार्टी से परफॉर्म करा लिया है। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को सेल करेगा कोई भी गुड्स, ठीक है। अब ए ने क्या किया? ए ने वो गुड्स सेल करने से मना कर दिया। अब बी ने क्या किया? वो गुड्स सी से खरीद लिए। तो क्या सी से खरीद लिए, अब क्या बी ए से कह सकता है कि नहीं, तुम भी अब मुझे वो गुड्स सेल करो? तो नहीं कह सकता, क्योंकि अब बी ने सी से वो गुड्स ले लिए। लेकिन हाँ, वो उससे ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो भी उसे नुकसान हुआ है उसके लिए। तो ये यही कह रहे हैं, वेयर अ पार्टी और टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अगर एक पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है किसी थर्ड पार्टी से, तब वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। हम सेक्शन 20 में जानेंगे क्या है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस डिटेल में। क्लॉज भी हमारी क्या बात कर रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि कोर्ट को कॉन्टिन्यूसली सुपरविजन करना पड़ेगा, तब भी कोर्ट उस चीज़ का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी को 2 साल तक पर्सनल ट्यूटरिंग देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, कि मतलब ए बी को 2 साल तक पर्सनल ट्यूटरिंग देगा। अब ए क्या करता है? उसका ब्रीच करता है। अब कोर्ट जाता है, बी कोर्ट में जाता है और बोलता है कि आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए कि बी मुझको 2 सालों तक अच्छी तरीके से पर्सनल ट्यूटरिंग करे। अब यहाँ पर कोर्ट क्या डेली आकर देखेगा कि ए ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, कि वो क्या ब्रीच कर रहा है? तो ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर कोई ऐसा परफॉर्मेंस है जिसमें कोर्ट को कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना पड़े, तब भी कोर्ट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता है। क्लॉज सी क्या बात करता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि पर्सन की पर्सनल स्किल्स की बात है, तब वहाँ पर भी कोर्ट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक पेंटर है, वो बी के लिए एक पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ए क्या करता है? ए उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है और मना कर देता है कि वो अब नहीं बनाएगा। अब बी कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट से बोलता है कि आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए। अगर मान लीजिए, अगर कोर्ट ने इसे बोल भी दिया कि ठीक है, आप इसके लिए पेंटिंग बनाइए, अब ए का उस पेंटिंग बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जैसी बी चाह रहा है, क्या ए वैसी पेंटिंग बनाकर देगा? उसे नहीं देगा, क्योंकि अब ए की वो इच्छा नहीं है, ए की वो विश नहीं है कि वो उसके लिए पेंटिंग बनाए, तो उसके लिए ख़राब काम भी कर सकता है। इसलिए ऐसी जो पर्सनल स्किल्स होती हैं, जहाँ टीचिंग हो गया, मतलब कोई भी किसी पर्सन की पर्सनल स्किल्स हो गई, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, और भी बहुत सारी होती हैं, उसमें भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की स्किल्स की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा ही काम करे, जैसा कि सामने वाली पार्टी चाह रही थी। तो इसलिए पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में भी कोर्ट इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता है। डी क्या बात करता है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। कोई अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने गई, तो दूसरी पार्टी उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर देगी, तब भी कोर्ट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। जैसे कि पार्टनरशिप एट विल। ऐसी पार्टनरशिप जो विल पर चलती है, मतलब जब पार्टीज चाहती हैं तब उस पार्टनरशिप को खत्म कर सकती हैं। तो मान लीजिए, अगर एक पार्टनर ब्रीच करता है किसी टर्म एंड कंडीशन का, ठीक है, अब दूसरा पार्टनर कोर्ट में गया, उसने कहा कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, तो पहले पार्टनर ने किया, ठीक है, अगर तुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है तो ले, मैं कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि वो पार्टनरशिप एट विल था, उसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो क्या कोर्ट अगर दूसरी पार्टी के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे भी देती, तो क्या उसका इन्फोर्समेंट हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि पहली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दिया। नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है हमारा सेक्शन 16, पर्सनल बार टू रिलीफ। कब एक जो पार्टी हमारे, देखिए ये जो सेक्शन है वो एक हमारे इक्विटी मैगजीन पर बेस्ड है। हु ही सीक्स इक्विटी मस्ट कम कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। मतलब जो न्याय चाहता है, जो कोर्ट से इक्विटी चाहता है, उसको भी इक्विटी करनी चाहिए, वो कोर्ट में क्लीन हैंड से आना चाहिए, खुद भी साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब उसके पार्ट पर कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 16 हमारी बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ फेवर ऑफ अ पर्सन। मतलब जो व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहा है, उसकी फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? जब वो पार्टी खुद फॉल्ट पर है, ठीक है, तब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। जैसे कि हु हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20। अगर जो व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में आ रही है, उसने किसी थर्ड पार्टी से पहले ही सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस सेक्शन 20 में करा लिया है, तब कोर्ट क्या उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी? तो नहीं करवाएगी, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी से ऑलरेडी करा लिया है। हाँ, लेकिन उसको डैमेजेस कोर्ट दिलवा सकती है। क्लॉज भी हमारी क्या बात करता है? हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज part remains to be performed or acts in fraud of contract or willfully acts at variance or in subversion of a relation mentioned to be established by the contract। अब ये क्लॉज भी हमारी क्या बात करता है कि मान लीजिए जब वो खुद ही इनकेपेबल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए, तब भी कोर्ट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। अगर दूसरी पार्टी ठीक है तैयार भी होगी, लेकिन तुम खुद इनकेपेबल हो, तो कोर्ट क्यों कराएगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल टर्म को वायलेट कर दिया, जो कि इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि ए ने बी को एक हाउस बनाने का
हाउस बनाने के लिए एक बिल्डर को अपॉइंट किया, एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया। ए ने बोला कि जो मटेरियल होगा वो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तभी आप उसका बनाना आप अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर सकते। अभी ये एसेंशियल टर्म था। अब ए ने वो मटेरियल उसको प्रोवाइड कराया ही नहीं, तो अब क्या ए कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि बी से आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसने खुद एक जो एसेंशियल टर्म था कॉन्ट्रैक्ट का उसको वायलेट किया है। सेम उसने कोई फ्रॉड किया है, सामने वाली पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, तब भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। या कॉन्ट्रैक्ट के वेरिएंस में काम किया है तब भी नहीं करा सकता। या सबवर्जन में काम किया है तब भी नहीं करा सकता। सबवर्जन मतलब जहाँ पर ट्रस्ट से म्यूचुअल ट्रस्ट की बात आ जाती है, वहाँ पर उसने सामने वाली पार्टी का अगर ट्रस्ट भी तोड़ा है तब भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मान सकता। क्लॉज सी हमारी क्या बात करता है? क्लॉज सी हमारी बात करता है हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड और हैज़ always been ready and willing to perform the essential term of contract which are to be performed by him other than term the performance of which has been prevented or varied by the defendant। क्लॉज सी हमारी क्या बात कर रहा है? जो ये फेल हो गया है प्रूव करने में कि उसने परफॉर्मेंस कर दिया है या फिर वो रेडी है और विलिंग है उस कॉन्ट्रैक्टर को परफॉर्म करने में, तब भी कोर्ट उसका परफॉर्मेंस नहीं कराएगा, ठीक है, अदर देन द टर्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन प्रिवेंटेड और वेव्ड बाय डिफेंडेंट। अगर कोई ऐसे टर्म्स थे जिनको डिफेंडेंट ने ही वेव कर दिया है या प्रिवेंट कर दिया है दूसरी पार्टी को करने से, तो उनके अलावा अगर उसने खुद से ही परफॉर्मेंस नहीं किया है या अपनी विलिंगनेस और रेडीनेस नहीं दिखाई है परफॉर्म करने की, तब भी कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो खुद ही रेडी नहीं है, खुद ही विलिंग नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए, तो सामने वाली पार्टी से कैसे कह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। 2018 से पहले क्या होता था, यहाँ पर अवर वर्ड का यूज़ हुआ करता था, जिसका मतलब था कि प्लीडिंग में उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना होता था मटेरियल एविडेंसेस के थ्रू कि उसने परफॉर्म कर दिया है या वो रेडी है और विलिंग है, ठीक है। रेडीनेस का मतलब क्या होता है? उसकी कैपेसिटी, मतलब उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, मेंटली कैपेसिटी है कि हाँ वो परफॉर्म करने के लिए रेडी है। और विलिंगनेस क्या होती है कि मतलब उसकी इंटेंशन है, मतलब दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, साथ में वो उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, मतलब उसके पास फाइनेंशियली भी वो रेडी होना चाहिए और उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, तभी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है। अगर उसकी खुद ही रेडीनेस और विलिंगनेस नहीं है तब कोर्ट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता है, क्योंकि अगर उसकी तरफ से खुद ही नहीं रेडीनेस और विलिंगनेस होगी तो कोर्ट कैसे सामने वाली पार्टी को फोर्स कर सकता है कि वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी। क्लॉज सी जो भी हमने पढ़ा, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय कोर्ट। अब देखिए विलिंगनेस और रेडीनेस दिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को पैसा दे या कोर्ट में डिपॉजिट करे। बस अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, उसने कोर्ट को दिखा दिया कि देखिए मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, साथ में मेरी इंटेंशन भी है, मैंने इसको खरीदने के लिए ये चीज़ें की, ऐसे करी, वो सारी कोर्ट को अगर प्रूव कर देता है तो इतना काफ़ी होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो डिफेंडेंट को पूरे पैसे दे दिया, कोर्ट में डिपॉजिट करा दी कि देखिए मेरी विलिंगनेस है इसलिए मैं करा रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ और रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब उसको ये प्रूव करना ज़रूरी है ट्रू कंस्ट्रक्शन में, मतलब उसको ट्रूली ये दिखाना है कि हाँ उसकी रेडीनेस और विलिंगनेस है परफॉर्म करने की या उसने परफॉर्म कर दिया है। हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्रेजुडाइज द जनरलिटी ऑफ अ प्रोविजंस कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय पार्टीज। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई और प्रोविजन दिया गया है या पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ और बात बोली है उसके अलावा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, द पार्टी हु सफर्स by such breach shall have the option of substitute performance to a third party or by his own agency and recover the expense or other cost actually incurred, spent or suffered by him from the party committing such breach। अब ये क्या कह रहे हैं कि वही मैंने जो आपको बताया था कि अगर पहली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो थर्ड पार्टी से या अपनी एजेंसी से, मतलब अपने द्वारा ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर परफॉर्मेंस कर ले और दूसरी पार्टी से जो भी उसे डैमेज हुआ है, ठीक है, उसका कॉस्ट रिकवर कर सकता है। ये बात ये कर रहा है। No substituted performance of a contract under section 1 shall be undertaken unless the party who has suffered the breach has given a notice in writing। देखिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कब तक नहीं करा सकती है दूसरी पार्टी? जब तक कि उसने पहली पार्टी को जिसने ब्रीच किया है उसको नोटिस नहीं दे दिया। कितने दिन का? 30 दिन से कम तक का, मतलब एटलीस्ट 30 दिन का उसे नोटिस देना है, नोट टाइम देना है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे। अगर वो नहीं करता है तब वो थर्ड पार्टी से उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है, मतलब थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करा सकता है। प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हु सफर्स such breach shall not be entitled to recover the expenses and cost under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency। अब दूसरी पार्टी को तब तक एक्सपेंसेस और कॉस्ट नहीं मिलेंगे जब तक कि उसने थर्ड पार्टी से या किसी और से परफॉर्मेंस नहीं करा लिया है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर उसने परफॉर्मेंस कराई नहीं है तो किस बात की कॉस्ट मांगेगा पहली पार्टी से जिसने अगर ब्रीच किया है।
और दूसरी पार्टी ने अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट किसी से भी कराया ही नहीं है तो वो पहली पार्टी से किस बात के कॉस्ट या एक्सपेंसेस मानेगा। अगर उसने जब कराया है तभी वो मांग सकता है। सब सेक्शन 3 क्या बात करता है, वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी आफ्टर गिविंग नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। देखिए जो रूल जो हमारे सेक्शन 10 में बताया गया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सारे कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ का नहीं कराया जा सकता, जिसमें सेक्शन 14 भी था। तो 14 का हमारा क्लॉज ए जो बात कर रहा था कि अगर सेक्शन 20 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया है, तब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया सकता। तो ये भी यही बात कर रहा है कि अगर उस व्यक्ति ने उसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है किसी थर्ड पार्टी से, तब वो पहली पार्टी से उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने को नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि अब तो उसने किसी और से उसका परफॉर्मेंस करा लिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब वो दोबारा उससे करा के क्या करेगा। लेकिन हाँ, वो उससे डैमेजेस मांग सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज़ सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच। लेकिन ये हो सकता है कि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है वो उसको कंपनसेशन देगा। ठीक है, मतलब अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है और बी ने किसी थर्ड पार्टी से उसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है, तो अब बी ए से उसका कंपनसेशन मांग सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है। हाँ, वो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने से मना कर रहा है, लेकिन कंपनसेशन के लिए उसको मना नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है वो वहाँ पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।